नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ये तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है यहाँ पास, एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्ते को देखकर इस ज्ञान को लागू करता है। ऑप्शन दूसरा, एक बच्चा वाहनों के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है जिसमें साइकिल शामिल है, जबकि शुरू में उसे लगता था कि वाहनों में केवल कार और बस ही शामिल है। ऑप्शन तीसरा, एक बच्चा भौतिकी प्रयोगों में धकेलने और खींचने के बीच अंतर को समझने के लिए संघर्ष करता है। ऑप्शन चौथा दिया है, एक बच्चा पहली बार किसी अपरिचित वस्तु का सामना करने पर एक पूरी तरह से नई मानसिक योजना बनाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्ते को देखकर इस ज्ञान को लागू करता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये इसका स्टेप है, तो यहाँ आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं, जिन पे आ जाएगा एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम या फिर एक लास्ट में आएगा एकोमोडेशन। तो इस स्टेप को भी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका कौन कौन सा ये स्टेप है, किसके बाद क्या होता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति वाइगोत्स्की के अधिगम के सिद्धांत को सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती है? ऑप्शन पहला दिया है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से ज्ञान खोज करने की अनुमति देता है, राइट आंसर है। फिर ऑप्शन नंबर दूसरा दिया, एक शिक्षक जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर और छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे धीरे मदद कम करने और पाठ प्रदान करता है। ये ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है, अनुदेशन के लिए केवल पाठ्यपुस्तकों और व्याख्यानों पर केंद्रित रहना या फिर निर्भर रहना, तो ये तो गलत हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छात्रों में अपेक्षा करना कि वयस्कों या साथियों के मार्गदर्शन के बिना कठिन कार्य में महारत हासिल करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये, क्योंकि एक शिक्षक जो है जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे धीरे मदद कम करने है ना उसको पाठ प्रदान करता है, यानी कि उसको स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आज के जो सेशन है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बोले तो 30 में 30 आपका इसमें फंस सकता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज ये सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लासेस जो है वो आपको अपलोड किया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में पास होने में हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को सबसे अच्छी तरह से समझता है? ऑप्शन पहला दिया है, आनुवंशिकता बच्चे की क्षमताओं और प्रतिभाओं को पूरी तरह से निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरणीय कारक कोई प्रभाव नहीं होता है इस पर, तो ये तो गलत हो गया ही। नेक्स्ट है, पर्यावरण की पूरी तरह से बच्चे के विकास को आकार देती है, चाहे उनकी आनुवंशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि क्षमता को कैसे साकार किया जाए। लास्ट ऑप्शन दिया है चौथा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों असंबंधित कारक हैं जो कि स्वतंत्र रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो सकता है, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता जो होती है क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण जो है यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को कैसे साकार किया जाए, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हमारे विकास में आनुवंशिकता और
हमारे विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों कारक जो होते हैं वो इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोनों कारक जो होते हैं हमारे विकास के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित क्षमता वाली कक्षा के लिए शिक्षण रणनीतियों को बनाते समय विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक लागू होगा? ऑप्शन पहला दिया है, विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता से प्रभावित होता है, लेकिन इसलिए शिक्षण रणनीतियों में एकरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा दिया है, विकास पूर्वानुमान योग्य है, लेकिन शिक्षण विद्यार्थियों को केवल निश्चित विशेष उपलब्धि माइलस्टोन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा दिया है, विकास बहुआयामी है और शैक्षणिक रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करना चाहिए। ऑप्शन चौथा इसमें दिया हुआ है कि किशोरावस्था के बाद विकास रुक जाता है, इसलिए शिक्षण रणनीतियों को केवल बचपन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास कहाँ होती है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है और शिक्षण रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन। तो अभिकथन यहाँ दिया हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। कारण आर दिया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क के विकास से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है लेकिन ए सही है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क के विकास से होती है। तो ये गलत है, क्योंकि मूर्त अवस्था में अलग विकास होता है और अमूर्त अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अलग होता है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर जो है वो ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा, प्रतीक और प्रौद्योगिकी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन पहला दिया है, सांस्कृतिक उपकरणों को संज्ञानात्मक विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे केवल बाहरी कारक और जो बच्चे की सोच को आकार नहीं देते हैं। दूसरा दिया है, सांस्कृतिक उपकरण सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जो बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने और उच्च क्रम की सोच में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। ऑप्शन तीसरा दिया है, सांस्कृतिक उपकरण बच्चों का ध्यान समस्या समाधान में संलग्न होने के बजाय तथ्यों को याद करने पर केंद्रित करके संज्ञानात्मक विकास को सीमित करता है। चौथा ऑप्शन दिया है, सांस्कृतिक उपकरण केवल तभी उपयोगी होते हैं जब बच्चा जो होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में पहुंच जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के पहले चरण के लिए अप्रासंगिक ये होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिकथन और एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूँकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के आते हैं। तो अभिकथन ये दिया है, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की अवधारणा का अर्थ है कि लिंग भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती है और विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती है। तो सही है। कारण आर दिया है, लिंग भूमिकाएं सार्वभौमिक रूप से तय होती हैं और समाजों के बीच भूमिकाओं में कोई भी अंतर जैविक कारकों का परिणाम है। तो ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है?
ऑप्शन पहला दिया है यह केवल गंभीर विकलांगता वाले छात्रों के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग सामान्य कक्षाओं में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा दिया है यह ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधियों में अधिक पूरी तरह संलग्न होने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन दिया है यह शिक्षकों को सीधे निर्देश देने की आवश्यकता को समाप्त करता है क्योंकि छात्र पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है इसका उपयोग मुख्य रूप से छात्रों को सामग्री या निर्देश को संशोधित करने के बजाय कार्यभार के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है? तो समावेशी कक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या महत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधियों को पूरा करने में संलग्न होने में मदद करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समावेशी शिक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण को व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कानूनों के बजाय न्याय, अधिकार और समानता जैसे अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेने के रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन पहला दिया है चरण 1 आज्ञाकारिता और दंड, चरण 3 अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, चरण 5 दिया है सामाजिक अनुबंधन व्यक्तिगत। नेक्स्ट ऑप्शन है चरण 5 में दिया है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, चरण 4 में यहाँ पर यानी कि चरण 6वां में दिया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चरण 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शैक्षिक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका ज्ञान के एकमात्र स्रोत से बदलकर एक ऐसे सुविधाकर्ता की हो जाती है जो छात्रों को उनके अधिगम में मार्गदर्शन करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को सक्रिय भागीदारी, रुचि और अधिगम के गति के महत्व पर जोर देता है। यह बच्चों को उनके अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और व्यावहारिक गतिविधियों और अन्वेषण के माध्यम से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा जो है वो कक्षा व्यवस्था में बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य लक्ष्य का सबसे अच्छा ये वर्णन करता है? तो ऑप्शन पहला दिया है यह सुनिश्चित करना कि सभी कक्षा जानकारी को यानी कि यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र जानकारी को जल्दी और बिना किसी त्रुटि के याद रखें। ऑप्शन दूसरा दिया है मुख्य रूप से शिक्षकों के नेतृत्व वाले व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों की समालोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करना। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों को उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और रुचियों में मेल खाने वाली जो गतिविधियों में शामिल करके सक्रिय रूप से अधिगम के लिए सशक्त बनाना। ऑप्शन चौथा यहाँ पर दिया हुआ है यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानकीकृत आकलन पर ध्यान केंद्रित करना कि सभी बच्चे शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन है डिस्लेक्सिया जैसी अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे अक्सर पढ़ने, लिखने और वर्तनी में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य और औसत से ऊपर हो सकती है। प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप उनके अधिगम के परिणामों में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। कारण आर दिया है इसका अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों को संशोधित शिक्षण विधियों, कार्य के अतिरिक्त समय और पढ़ने लिखने में अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए दृश्य सहायता के उपयोग जैसे विशेष समायोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए दिया है अभिकथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए दिया है यानी कि दूसरा ऑप्शन अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अभिकथन तीसरा दिया है अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर जो है वो सही है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो 15 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है।
तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेरिब्रल पाल्सी यानी कि सीपी पीड़ित बच्चे के शारीरिक अक्षमता का अनुभव होता है जो मोटर समन्वय और गति नियंत्रण को प्रभावित करता है। गंभीरता के आधार पर सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चे को चलने, लिखने और हाथ की हरकतों को नियंत्रित करने जैसे कार्यों को संघर्ष करना पड़ता है। कक्षा के माहौल को उसके ऐसे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास आवश्यक सहायक उपकरण और शारीरिक सुविधाएं उपलब्ध हो। समावेशी कक्षा में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चे के साथ काम करते समय शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा हो सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया है सहायक तकनीक और उपकरण का प्रयोग करने के से बचें।